करो। ओके। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज क्या दिन है? कोमल, सानवी, हंसराज, कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो आज फ्राइडे है और सैटरडे, संडे, मंडे तीनों दिन की आपकी छुट्टियां रहेंगी। सैटरडे संडे तो है ही, मंडे की भी, क्योंकि शादियां हैं घर में। ठीक है ना? चलो, अब इधर देखो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट पढ़ रहे हैं। पहली शीट बेसिक थी और बड़ी शीट थी। सेकंड शीट छोटी सी है। ठीक है बच्चों? चलिए, इस पे हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। सवाल नंबर होगा 11। अब सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और इस कंसेप्ट पे बेस्ड फिर हम सवाल करेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यूट्यूब पर भी एक्सप्लेन किया है। सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, सेम सेलिंग प्राइस, समान विक्रय मूल्य। हिंदी में भाले भाले लिखेंगे, समान विक्रय मूल्य। जैसे सपोज मेरे दोस्तों, आपने दो वस्तुएं खरीदी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे सपोज आप लोगों ने दो वस्तुएं खरीदी, अलग अलग, किसी भी दाम में खरीदी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने दो वस्तुएं खरीदी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? अलग अलग, किसी भी दाम में खरीदी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खरीदने के बाद घर में तो रखोगे नहीं, उनको बेचोगे। खरीदने के बाद मेरे दोस्तों उनको आपने बेचा और दोनों ही वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, समान विक्रय मूल्य पर। पहले आपने दो वस्तुएं खरीदी, खरीदने के बाद आपने दोनों वस्तुओं को बेचा, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, समान विक्रय मूल्य पर बेचा है। तो आपने दो वस्तु खरीदने के बाद उनका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अलग अलग है, लेकिन दोनों वस्तुओं को आपने सेम दाम पर, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा। जैसे कि भाई सपोज आपने दो फ्लैट लिए, एक फ्लैट आपने मयूर विहार में लिया और एक मेरे दोस्तों आपने अशोक विहार में लिया, और दोनों फ्लैट को बेचा, और दोनों फ्लैट आपके 50-50 लाख रुपए के बिके। तो दोनों फ्लैट को सेम सेलिंग प्राइस पर, समान विक्रय मूल्य पर बेचा है। ठीक है? फ्लैट आपने कितने में खरीदे थे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों? सुनते रहिएगा। पहले फ्लैट को बेचने से आपको X% का प्रॉफिट हुआ। पहले फ्लैट को बेचने से आपको X% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, लॉस मतलब नेगेटिव। पहले फ्लैट को बेचने से आपको X% का प्रॉफिट हुआ। दूसरे फ्लैट को बेचने से, दूसरी वस्तु को बेचने से आपको X% का लॉस हुआ है, लॉस। तो आपने दो वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा है। जितनी वस्तु पहले दाम पर बेची है, दूसरी वस्तु उतने दाम पर ही बेची है। पहली वस्तु पे X% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे X% का लॉस हुआ। तो आप मुझे बताओ, आपको ओवरऑल यानी कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर ओवरऑल कुल कितने परसेंट का लॉस होगा? हमेशा ऐसे केस में आपको ओवरऑल लॉस ही होगा, दोनों सामानों पे कुल मिलाकर। ठीक है भाई? दोनों सामानों पे जब भी ऐसे सवाल आएगा, हमेशा आपको लॉस ही होगा डायरेक्ट। और कितना लॉस होगा मेरे प्यारे भी? लॉस होगा X² बटे 100% का, हमेशा X² बटे 100% का आपको हमेशा लॉस होगा। क्लियर है? बात समझ में आई सभी लोगों को? अपनी कॉपी में डाल लीजिए। ओवरऑल आपको हमेशा दोनों सामान पे कुल मिलाकर लॉस होगा। कितना? X² बटे 100% का। ये सक्सेसिव नहीं है। मैं 5 बार बोल रहा हूं, सुनना। ये सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं है। आपने दो वस्तु खरीदी, दोनों वस्तु को कितने भी रुपए में खरीदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदने के बाद आपने दोनों वस्तुओं को बेचा, दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा।
पहला फ्लैट आपने जितने रुपए में बेचा है, दूसरा फ्लैट भी आपने उतने ही रुपए में बेचा है, ठीक है। पहली वस्तु पर आपको X% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु पे X% का नुकसान हुआ। तो हमारा क्वेश्चन ये है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लॉस हुआ मेरे प्यारे भाई। तो ओवरऑल मेरे दोस्तों हमेशा आपको लॉस ही होगा, ऐसा जब भी आएगा, कितना X² / 100%। ये एक फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई। देखो ये आया कहां से मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको इसका रेशियो मेथड भी समझाऊंगा बेसिक, और ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी देखेंगे। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी बच्चे के मन में ये आ रहा हो कि हमने x और -x का सक्सेसिव कर दिया, बिल्कुल नहीं, ये सक्सेसिव नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जैसे सपोज आपने दो वस्तु खरीदी और आपने दो वस्तु खरीदने के बाद उनको सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। कितने बेचा? सेम सेलिंग प्राइस पर, ठीक है ना, समान विक्रय मूल्य पर बेचा। पहली वस्तु पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट, और दूसरी वस्तु पे आपको 20% का लॉस हुआ। देखो दोनों पे सेम है, तो आप मुझे बताओ कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ओवरऑल आपको क्या हुआ दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर। ओवरऑल का मतलब क्या होता है, जैसे आप दुकान खोलते हो परचूने की दुकान में बहुत सारा सामान लाके रखते हो, सरफ, साबुन, नमकीन, ठीक है भैया, सौंपरस रखते हो आप, तेल, ब्रेड, सब कुछ लाके रखते हो। फिर शाम को आप हिसाब करते हो, यार मैंने दिन में इतना इतना सामान बेचा, सारे सामान पर टोटल इन्वेस्टमेंट पर कितना लाभ हुआ या लॉस हुआ, उसे हम ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। तो आपने दो वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद दोनों वस्तुओं को समान दाम में बेचा है, समान विक्रय मूल्य में बेचा। पहली वस्तु को बेचने से 20% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु को बेचने से 20% का लॉस हुआ। दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा, बताइए, ध्यान सुनिएगा। तो भाई इसका बेसिक तरीका क्या, रेशियो मेथड। यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। अब आप मुझको जवाब दो, आपने पहली वस्तु को बेचा 20% प्रॉफिट में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 मतलब अगर सीपी 5 रुपए है तो 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने में? 6 रुपए में। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 6। दूसरी वस्तु पे 20% का लॉस हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, लॉस हुआ है, यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 है, दूसरी वस्तु का सीपी अगर 5 है, तो 5 पे 1 का लॉस हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 4 में। क्लियर है? ये हो गया, पहली पे 20% प्रॉफिट है, दूसरी पे 20% का लॉस है। दोनों ही वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर, समान विक्रय मूल्य पर बेचा है। भाई यहां पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 6। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 4। ये तो गलत बात है, दोनों ही वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, समान दाम पर बेचा है, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। इसका सेलिंग प्राइस 6, इसका 4 है। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 6 और 4 को सेम करना होगा, 12 बनाना होगा। यहां 6 को अगर 12 बनाना है तो पूरे रेशियो को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 छिक्का 12। ये हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी 12 बनाने के लिए? 3 से। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और ये 3 चौक 12। हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो गया, ये 12। तो देखो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। भाई ये वस्तु भी 12 रुपए की बेची है, ये भी 12 की बेची है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब आपसे पूछा कि ओवरऑल आपको कितने परसेंट का मेरे प्यारे भाई यहां पर लॉस हुआ। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताओ, दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? पहली वस्तु 10 रुपए की खरीदी है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 है, तो दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी क्या है? 10 और 15 25, ये 25 हो गया। भाई दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना है? दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है? पहली वस्तु का 10 है, दूसरी का 15। 10 और 15 25। आप बोलोगे हाँ जी सर 25। पहली वस्तु 10 रुपए की थी, आपने 12 में बेची,
तो पहली वस्तु पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 का सामान 12 में बिका, 2 का प्रॉफिट। दूसरी सामान 15 रुपए का था, आपने 12 में बेचा तो दूसरे सामान को बेचने से 3 रुपए का लॉस हुआ। पहले सामान पे 2 रुपए का फायदा हुआ, दूसरे सामान पे 3 रुपए का लॉस हुआ। तो यानी कि दोनों पर कुल मिलाकर क्या हुआ, पहले पे 2 का फायदा हुआ, दूसरे पे 3 रुपए का लॉस हो गया। तो दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर आपको 1 रुपए का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? दोनों पर कुल मिलाकर आपको 1 रुपए का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 25 रुपए के टोटल सामान पर हमें 1 रुपए का लॉस हुआ। आप ये भी देख सकते हैं 10 और 15 25, 25 रुपए का सामान 12 + 12 24 में बिका। टोटल कॉस्ट प्राइस है 25 रुपए, सामान बिका कितने में? 24 में। 12 12 24, 25 रुपए का सामान 24 में बिका है, 1 रुपए का लॉस हुआ। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 25 चौका 100, यानी कि ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको 4% का लॉस हुआ। दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर यह होता है इसका बेसिक, और यह सक्सेसिव बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, रेशियो मेथड क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। तो ये इसका बेसिक है प्यारे दोस्तों, पेपर में ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी का इस्तेमाल करके हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एक डायरेक्ट शॉर्टकट बना लिया कि अगर दो वस्तुओं को खरीदकर समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, पहली वस्तु पे X% का प्रॉफिट हो, दोनों जगह सेम होना चाहिए XX, दूसरी पे X% का नुकसान हो, तो दोनों पर कुल मिलाकर हमेशा लॉस होगा। वो कितना लॉस होगा? X² / 100%। या ऐसा ही है कि दोनों वस्तु खरीदी गई हैं, उनको समान विक्रय मूल्य पर बेचा, पहली पर X% प्रॉफिट है 20%, दूसरी पर 20% लॉस है, तो दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितने परसेंट का लॉस होगा? तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर हम जो है X² / 100% का मेरे दोस्तों, माइनस मतलब लॉस और प्लस मतलब प्रॉफिट। ठीक है जी। तो 20 का स्क्वायर 400, 400/100 यानी कि आ गया 4%। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर ओवरऑल आपको 4% का नुकसान हुआ। ये डायरेक्ट आ गया, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। इसी रेशियो मेथड से इस फॉर्मूले का जन्म हुआ है। यहां पे मैंने 20 का एक एग्जांपल लेके समझा, अगर आप x लेके करोगे तो ये फॉर्मूला प्रूफ भी हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। उपिंदर का डाउट है अगर x का मान सेम ना हो, अलग अलग प्रॉफिट लॉस हो, तो कैसे करेंगे? उपिंदर जी बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगला टाइप मेरा वही है, पहले वाला टाइप पढ़ लेते हैं, फिर अगला जो टाइप आएगा वही आपका डाउट है। ठीक है, जब पूरा पढ़ लोगे मिलन भाई। चलिए सवाल शुरू करेंगे। 11 नंबर बनाओ। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 रुपीज में बेचा। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 रुपीज में बेचा। ये लाइन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। इस लाइन का मतलब केवल इतना सा, एक दुकानदार ने दो वस्तु में से हर वस्तु को 9639 रुपए में बेचा है, यानी कि दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। पहली वस्तु भी 9639 में बिकी है, दूसरी वस्तु भी 9339 में बिकी है, प्रत्येक लगा हुआ है, दोनों वस्तुओं को समान दाम पर बेचा गया है। पहली वस्तु पर 19% का लाभ हुआ, पहली पर 19% का लाभ हुआ, दूसरी पर 19% का लॉस हुआ। कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो लाभ तो होगा ही नहीं, हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? डी ऑप्शन 1 सेकंड में आ गया। कितना लॉस होगा ओवरऑल? X² / 100%। 19 का स्क्वायर बटे 100, 19 का स्क्वायर 361/100, यानी कि 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, 361/100, 3.61% का लॉस होगा। बात समाप्त। रोबिन 19 का स्क्वायर 361 होता है बेटा, 361/100, 3.61 लॉस आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस। प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, हमेशा लॉस होगा। आगे चलेंगे। एक और सवाल। इतना टाइम नहीं है बेटा, जो तुम गधोखते रहे पढ़ते रहते हो, तुम्हारी वजह से ही इतना लंबे टाइम तक पढ़ाना पड़ता है, बुद्धि सड़ी हुई रख रखी है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा जाता है। पहले को दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा गया, दोनों वस्तुओं को
सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। ये लाइन का मतलब केवल ये है कि दो वस्तुओं में से हर एक को 1200 में बेचा गया, यानी कि दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, सेम सेलिंग प्राइस पर। पहली पर 8.5% का लॉस हुआ, दूसरी पर 8.5% का प्रॉफिट हुआ। लाभ या हानि, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा? हमेशा मेरे दोस्तों लॉस ही होगा। कितना? 8.5 का स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर बटे 100%। 8.5 का स्क्वायर होता है 7225, 85 का स्क्वायर होता है 7225 बटे 100 करेंगे 0.7225%। ओवरऑल आपको 0.7225% का लॉस होगा। आंसर है बेटा इस सवाल का ए ऑप्शन। नेक्स्ट बताएं। अगला देखो, अभी इसी में चेंज कर रहा हूं, यहां पर आपसे परसेंटेज ना पूछ के रुपए पूछा गया, रुपए में पूछा गया आंसर। देखो, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया। देखो, आपके पास एक घर है, एक दुकान है, प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया, यानी कि घर भी 2 लाख में बेचा। घर भी आपने, आपके पास घर है और दुकान है, आपने घर भी 2 लाख में बेचा, दुकान भी 2 लाख में बेचा, प्रत्येक को 2-2 लाख में बेचा है, दोनों को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा है। मकान पर, घर पर 10% का लॉस हुआ मकान को बेचने से, और दुकान पर 10% का लाभ हुआ। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? पूरे सौदे का परिणाम, तो पूरे सौदे का परिणाम नो लॉस नो गेन तो होगा नहीं, ये लॉस ही होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों? अगर मकान पर 10% का लॉस है, दुकान पर 10% का प्रॉफिट है, तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस हुआ आपको? ओवरऑल लॉस कितने परसेंट का हुआ? तो हर कोई बालक लपक के कहेगा सर एक्स स्क्वायर बटे 100, 10 स्क्वायर बटे 100 यानी कि 1%। 100 बटा 100 कितना आ गया? 1%, यानी कि ओवरऑल आपको 1% का लॉस हुआ। लेकिन आपसे आंसर यहां पर रुपए में पूछा गया है, तो आप एक बात बताओ, जैसे एक सामान का कॉस्ट प्राइस, जैसे दोनों सामानों का टोटल सीपी 100% है, जैसे क्रिय मूल्य दोनों सामान का, यानी कि घर दुकान का टोटल सीपी 100% है, घर और दुकान का टोटल क्रिय मूल्य 100% है, घर प्लस दुकान का जो क्रिय मूल्य है वो 100% है। 100% पे आपको 1% का लॉस हुआ है, 100% पे, तो बिका कितने में? 100% पे 1% का अगर नुकसान हुआ है बच्चों, तो सामान बिका कितने में? 99% में। अगर 100% के क्रिय मूल्य पर, भाई घर प्लस दुकान मिला के माना क्रिय मूल्य 100% है, 100% पे 1% का नुकसान हुआ, लॉस, तो सामान बिका कितने में? 99% में। जबकि बिका कितने में? घर भी 2 लाख रुपए का बिका है, दुकान भी आपने 2 लाख में बेची है, तो 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख का सामान बेचा कि नहीं? आपने घर भी 2 लाख में बेचा है, दुकान भी 2 लाख में बेची है, तो घर और दुकान मिला के आपने बेचा कितने में? 4 लाख रुपए में। तो 100% का सामान पे 1% का नुकसान हुआ, सामान बिका 99% में। क्लियर है? तो 99% की वैल्यू, और आपने सामान बेचा कितने में? घर प्लस दुकान 4 लाख में, तो 99% का मतलब 4 लाख रुपए है। तो 1% का मतलब कितना? 1% का मतलब 4/99 लाख रुपए। आपको लॉस हुआ कितने का? 1% का। 1% की वैल्यू आपको निकालनी थी, 1% की वैल्यू 4/99 लाख रुपए के बराबर लॉस आ गया। यही आंसर है, बात समाप्त, कुछ भी नहीं है सवाल में। इतने मुश्किल सवाल नहीं है कि इनमें तुमको डाउट आए। प्रत्येक शब्द लगा बेटा, शीर्षक प्रत्येक, वर सोल्ड फॉर 2 लाख रुपी ईच। बताऊंगा शीर्षा भाई। अभी एक और सवाल बताएं। यह सवाल 2016 के मेंस का है, बताओ। ये सवाल 2016 के मेंस का है। धीरज भाई, सर एक बार फिर से समझ नहीं आया बेटा, फिर से समझाने लायक है ही नहीं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा से रिपीट करके देख लो या छोड़ दो। इससे ज्यादा हैसियत नहीं है। हमेशा लॉस ही होता है, तृप्ति बता तो दिया
यार तुम लोगों की बुद्धि सड़ी हुई है। तुमको ये कंसेप्ट दिखाई नहीं देता कि कभी भी ऐसा केस आएगा तो हमेशा लॉस ही होगा। पता नहीं क्या खा के आते हो यार, कुछ खाते भी हो या पढ़ते ही नहीं हो। मिस्टर ए ने पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी। मिस्टर जल्दी जल्दी करो, मिस्टर ए ने पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी। इस साल उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए बेच दिया। पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी, इस साल दोनों पेंटिंग को बेच दिया 20,000 पहली पेंटिंग में 20,000 की, दूसरी पेंटिंग में 20,000 की बेच दी। ठीक, एक पेंटिंग पर 25% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 25% का लॉस हुआ, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा? दोनों पेंटिंग को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। दोनों विक्रय पेंटिंग को 20,000 रुपए का बेचा गया सेम दाम में। एक पर भी 25% प्रॉफिट है, दूसरे पर 25% लॉस है, तो ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा। रुपए में पूछा ना, अर्न तो होगा ही नहीं, लॉस ही होगा। इन दोनों में से एक आंसर है, ए में से या बी में से। क्लियर है? कितने का लॉस होगा ओवरऑल? एक्स स्क्वायर बटे 100। 25 का स्क्वायर बटे 100% का आपको ओवरऑल लॉस होगा। अब 25 स्क्वायर का मतलब 625 बटे 100, 6.25%। तो 6.25% का मेरे दोस्तों आपको लॉस होगा। दोनों पेंटिंग को बेचने से आपको 6.25% का लॉस होगा। 6.25% एक सड़ी हुई परसेंटेज है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 100 मान के नहीं, फ्रैक्शन में। 6.25% का मतलब होता है 1/16। यानी कि अगर सामान का टोटल सीपी 16 है, तो 16 यूनिट के सामान पर आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ है। तो सामान बिका कितने में? 15 में। तो 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/16। 16 पे यानी कि आपको 16 पे 1 का लॉस हुआ है मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों? और 16 पर अगर 1 का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 15 यूनिट में। अगर 16 यूनिट के क्रय मूल्य पर आपको 1 यूनिट का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 15 यूनिट में। जबकि सामान बिका कितने में? दोनों पेंटिंग 20-20 हजार रुपए की बेची है। पहली पेंटिंग 20,000 की, दूसरी 20,000 की। तो दोनों पेंटिंग कुल मिला के बिकी है 40,000 रुपए की। तो 15 यूनिट का मतलब कितना है बेटा? 40,000 रुपए। 16 यूनिट पे 1 यूनिट का लॉस हुआ तो सामान बिका 15 यूनिट में। सामान आपने बेचा कितने में? दोनों पेंटिंग 40,000 की बिकी है। दोनों पेंटिंग में से प्रत्येक पेंटिंग को 20-20 हजार का बेचा है, दोनों पेंटिंग बिकी है 40,000 की। तो 15 यूनिट का मतलब 40,000 रुपए। लॉस हुआ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40,000 बटे 15। 40,000 बटे 15 ये किससे जाएगा दोस्त? 5 से। 5 अट्टे 40 से, 5 तिया 15, 8,000 बटे 3। अब 8,000 को 3 से भाग देंगे तो 2,700 रुपए से कम आएगा। बी ऑप्शन आंसर है, ये आंसर नहीं है, ए ऑप्शन। 8,000 को 3 से भाग देंगे तो 2,700 रुपए से कम आएगा। ही लॉस्ट लेस देन 2,700 रुपए। 2,500 रुपए नहीं है रॉबिन, गलत कर रहे हैं। ही लॉस्ट लेस देन 2,700 रुपीज। 2,700 रुपए से कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। 8,000 को 3 से भाग देंगे। लॉस कितने का हुआ? 1 यूनिट का। मैंने 1 यूनिट के लिए निकाली है। आगे चलेंगे। एक और सवाल आपके सामने करके बताइए जिसका क्या आंसर है। 15वां सवाल करो, फटाफट करो। सर 40% ऑफ अप टू 80 रुपीज। 40% ऑफ अप टू 80 रुपीज। अप टू नहीं, एबव होगा। 40% ऑफ अप टू 80% होगा। 40% से 80% तक का डिस्काउंट मिलान। नहीं अंकुर, 8,000 को 3 से भाग करके 2,666.66 रुपए आएगा। 2,500 रुपए कैसे आएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? पढ़ते लिखते नहीं हो?
एक आदमी दो गाय को 15,640 रुपए प्रत्येक में बेचता है। एक आदमी दो गाय को बेचता है, दोनों को ही समान विक्रय मूल्य पर बेचा है, 15,640 रुपए प्रत्येक में गाय बेची है। एक गाय पे 15% का प्रॉफिट हुआ, एक गाय पे 15% का लाभ हुआ, दूसरी पर 15% का हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो भाई ऐसे केस में तो आपको लॉस ही होगा ना, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते कभी सी और डी। आंसर या तो ए ऑप्शन में से होगा या बी ऑप्शन में। एक आदमी दो गाय दोनों को 15,640 रुपए प्रत्येक में बेचता है, एक पर 15% का लाभ हुआ, दूसरी पर 15% का लॉस हुआ मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो ओवरऑल कितने परसेंट, ओवरऑल कितने रुपए का पूछा है, प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ओवरऑल तो आपको लॉस होगा कितना, x² अपॉन 100% का। अगर दोनों ही जगह सेम है ना, एक पे x% प्रॉफिट है, दूसरे पे x% लॉस है, तो हमेशा x² बटे 100% का लॉस होगा। समान सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो आएगा 225 बटे 100 यानी कि 2.25%। तो दोनों गायों पर कुल मिलाकर आपको 2.25% का लॉस होगा। अब 2.25% एक बहुत बेकार परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी भाई, 2.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बताओ। 2.25 का मतलब होता है 9/4%। 9/4, 9 को 4 से भाग देंगे 2.25 आएगा। और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 9/400। तो 2.25 की जो है परसेंटेज वैल्यू वो 9/400 हो गई मेरे दोस्तों, 9/400। भाई 2.25 का मतलब होता है 9/4, 2 प्लस 0.25 का मतलब 1/4, 9/4%। 9/4% का मतलब 9/400, यानी कि समान का दोनों गायों का अगर टोटल सीपी 400 है तो 400 पे आपको 9 का लॉस हुआ है। 400 पे आपको कितने का लॉस हुआ है बच्चों, 9 का लॉस हुआ है। तो बिका कितने में, 400 पे 9 का लॉस हुआ तो समान बिका है 391 में, 391 में। जबकि दोनों गाय बिकी कितनी में, हर एक गाय को आपने 15,640 रुपए में बेचा है एक गाय को, तो दोनों गाय कितने रुपए में बेची है, मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीस। तो दोनों गाय को कुल मिलाकर इतने रुपए में आपने बेचा है। बताओ कितने गुना है। सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि चेज जो है इससे 40 बार कट रहा है। एक यूनिट की वैल्यू होगी 80 रुपए, 40 दूनी 80। आपको लॉस हुआ है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई, 9 गुणा 80, 9 गुणा 80 आएगा 720 रुपए। यानी कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको 720 रुपए का लॉस हुआ है। ए ऑप्शन आंसर है 720। समझ में आ गया, कर पाओगे ये सवाल, मुझे लगता है कि ये कर पाओगे आप, ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन बताओ, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने जो सवाल करा उनमें दोनों ही जगह सेम परसेंट प्रॉफिट है, उतनी परसेंट का लॉस है। अभी तक आपने जितने भी हमको टाइप करवाया है कि दो वस्तुओं को बेचेगा सेम सेलिंग प्राइस पर, एक पे x% प्रॉफिट है, दूसरे पे x% का लॉस है, तो आपने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया धीरज, यही तो है। ओवरऑल हमेशा लॉस होगा x² बटे 100% का। अगर दोनों जगह अलग अलग परसेंटेज हो तो कैसे करेंगे, दोनों जगह अलग अलग परसेंटेज हो तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा, वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने मेरे प्यारे भाई दो वस्तु खरीदी, दोनों वस्तुओं को खरीदने के बाद उनको समान सेलिंग प्राइस पर, सेम सेलिंग प्राइस पर, समान विक्रय मूल्य पर बेचा। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद उनको सेम सेलिंग प्राइस पर, समान विक्रय मूल्य पर बेचा। पहली वस्तु को बेचने से x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो अगर प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव लेंगे, लॉस होता है तो निगेटिव लेंगे। पहली वस्तु पर x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ और दूसरी वस्तु पर y% का, अलग अलग है, y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी वस्तु पे y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अलग अलग है।
अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, लॉस है तो नेगेटिव लिया जाएगा। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, अगर आंसर पॉजिटिव आता है, मैं ये 10वीं बार बता रहा हूं, मैं मुझे 50वीं बार भी बताना पड़ेगा तो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव लेना है, लॉस मतलब नेगेटिव लेना। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, आपका आंसर नेगेटिव आता है तो लॉस है। तो ओवरऑल यानी कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा वो होगा 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2xy, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंट, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंट, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज। ये एक फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है, यही शॉर्टकट है, आपको तोते की तरह रट लेना है। ये आया कहां से है? ये रेशियो मेथड से ही आया है भाई। आप ऐसे जैसे भाई हमने किया ना रेशियो मेथड से, जैसे हमने आपको ये बताया ना रेशियो से, बिल्कुल ऐसे ही आप रेशियो मेथड से करोगे वेरिएबल लेके तो प्रूफ हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा जो है आम खाने हैं, गुठली कौन सी कहां से आई है उससे आपको नहीं मतलब है। ठीक है बच्चों, एक आदमी ने दो वस्तुओं को बेचा समान सेलिंग प्राइस पर, एक पे x% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे एक पे x% प्रॉफिट या लॉस है, दूसरे पे y% का प्रॉफिट या लॉस है। तो ओवरऑल दोनों वस्तुओं पे कुल मिलाकर जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा वो 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज का होगा। क्लियर है दोस्तों? बात क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं क्लियर है सर। जैसे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, सवाल CHSL 2023 के प्री का है, ये सवाल भी है और एक एग्जाम्पल भी, एक सवाल भी है एक एग्जाम्पल भी है, ध्यान से सुनेगा। CHSL 2023 के प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन, सुनो मेरी बात। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं बेची जिनमें से प्रत्येक वस्तु को 42,600 रुपए में बेचा गया। पहली लाइन से क्या पता चल रहा है? एक आदमी ने दो वस्तु बेची जिनमें से प्रत्येक वस्तु को 42,600 रुपए में बेचा गया, यानी कि दोनों वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस पर समान विक्रय मूल्य में बेचा गया। एक आदमी ने दो वस्तु बेची, दोनों वस्तु में से प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य में बेचा गया, दोनों वस्तु को समान सेलिंग प्राइस में बेचा गया। पहली वस्तु पे 25% का लॉस हुआ, दूसरी पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। अलग अलग है, सेम नहीं है। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करो अप्रॉक्स में। चले, अगर हम इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो बेसिक से करने का मतलब रेशियो मेथड, तो कैसे करेंगे? एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी पहले, फिर उनको बेचा, दोनों वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा है। पहली वस्तु पर 25% का लॉस हुआ, 25% का लॉस पहली वस्तु पे। दूसरी वस्तु को बेचने से 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ कितना हुआ? तो भाई यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई CP, यहां मैं लिख रहा हूं SP विक्रय मूल्य। पहली वस्तु को 25% लॉस में बेचा गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि पहली वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 4 का सामान कितने बेचा गया? 3 में। इसको सवाल में समझो, कंसेप्ट है, मैं आपको कंसेप्ट ही बता रहा हूं। 4 का सामान 3 में। दूसरी वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचा गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 है तो 5 का सामान कितने में बेचा गया? 6 में। यह बन गया भाई, अलग अलग रेशियो लिख लिया हमने। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, दोनों को समान विक्रय मूल्य में बेचा गया। भाई इसका सेलिंग प्राइस 3 है, इसका सेलिंग प्राइस 6, गलत बात है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए।
3 और 6 को सेम करना होगा। सेम बनाने के लिए हम दोनों यहां पे 6 कर लेते हैं। अगर इस 3 को भी 6 बनाना है तो पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 2 चौक 8, 2 तिया 6, देखो सेम हो गया। अब दोनों जगह सेम हो गया बच्चों, 2 चौक 8 और ये 2 तिया 6। आप बोलोगे हाँ जी सर सेम हो गया। भाई इसका सेलिंग प्राइस भी 6 है, इसका सेलिंग प्राइस भी 6, दोनों का सेलिंग प्राइस 6 हो गया मेरे प्यारे भाई। दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी क्या है? पहली वस्तु 8 रुपए की है, दूसरी वस्तु 5 रुपए की है, 13। दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिय मूल्य क्या है मेरे दोस्तों? 13 रुपए। पहली वस्तु 8 रुपए की है, दूसरी वस्तु 5 रुपए की है। पहली वस्तु 8 का, दूसरा का क्रिय मूल्य 5 है, 8 5 13। क्लियर? हाँ, बैंक में भी आता है मेरे प्यारे भाई, बैंक में कैलकुलेटिव डाटा का है। पहली वस्तु 8 रुपए की थी, 6 में बिकी, 2 का नुकसान हुआ। दूसरी वस्तु 5 रुपए की थी, 6 का प्रॉफिट हुआ। तो दूसरी वस्तु पे आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। पहली पे आपको 2 यूनिट का लॉस है, दूसरी पे 1 यूनिट का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल क्या हुआ? यहां 2 का लॉस है, 1 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल 1 का लॉस हो गया ना। आपको लॉस हो गया ना मेरे दोस्तों 1 का? बताइएगा भाई, यहां 2 का लॉस हो गया, 1 का प्रॉफिट, तो दोनों समान पे कुल मिलाकर 1 रुपए का लॉस हो गया। 13 रुपए पे 1 रुपए का लॉस हुआ। परसेंटेज में कितना? 7.7, 7.7% होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर है। ओवरऑल आपको 7.7% का लॉस हुआ। विशाल, यही बेसिक है, यही है बेसिक। दोनों का टोटल क्रिय मूल्य क्या है? 13। दोनों समान पे कुल मिलाकर कितने रुपए का लॉस हुआ? 1 रुपए का। भाई ये टोटल समान कितने का है? दोनों वस्तुओं का कुल क्रिय मूल्य क्या है? 13। 8 + 5 13। 13 रुपए का सामान बिका कितने में? 12 में। 6 + 6 12। 13 रुपए का सामान 12 में बिकेगा तो कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। 13 पे 1 रुपए का लॉस हुआ। परसेंटेज में 7.7% इसका हो गया आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर? बोलो, बात क्लियर है? देखो, ये तरीका जब तो बहुत अच्छा, जब डाटा बहुत इजी हो। ये तरीका ध्यान से सुनेगा, ये मैं हटा दूं 1 सेकेंड। रेशियो से या बेसिक मेथड से करना तब तो बहुत अच्छा जब डाटा बहुत इजी हो। पर जब डाटा है यार, पर जब डाटा कैलकुलेटिव होता है ना, जब डाटा फ्रैक्शन में बहुत खतरनाक होती हैं, तो कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर मैं इसी चीज को फॉर्मूले से करूं तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है? बताओ। अगर दो वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, एक वस्तु पे X% का प्रॉफिट लॉस हुआ, दूसरी पे Y% का, तो ओवरऑल आपको हमेशा 100x+y, 100x+y प्लस 2xy अपॉन 200 + x+y% का प्रॉफिट या लॉस होगा। भाई यहां तो डाटा आसान था, हमने रेशियो से तुरंत कर लिया। अगर डाटा में सड़ी हुई परसेंटेज आने लगे इस तरीके से 13% है ना, 32%, इनकी तो फ्रैक्शन बहुत खतरनाक बनेगी। जब फ्रैक्शन बहुत खतरनाक बनेगी तो कैलकुलेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो उस केस में आपको यही चीज काम आएगी मेरे प्यारे भाई। तो बेसिक जानना तो आपको जरूरी है, लेकिन आपको सवाल फॉर्मूले कंसेप्ट इससे ही करना है, शॉर्टकट से। भाई दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक पे 25% का लॉस है। लॉस मतलब नेगेटिव। तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? -25। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? यहां पे -25। पहली वस्तु में 25% का लॉस हुआ, लॉस मतलब नेगेटिव। दूसरी पे 20% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। तो y की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भी? 20। दूसरी पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है जी। तो x और y की वैल्यू यहां रख दो, x की वैल्यू -25, y की वैल्यू 20। तो
-25 प्लस 20 -5, -5 की 100 में गुणा माइनस का 500, 25 -25 गुणा 20 -500, -500 दूनी -1000, -25 प्लस 20 5, 200 -5 195, वैल्यू रख दी मैंने। अब आप मुझे खुद बताओ कि किससे चला जाएगा, 1000 और 5, ये 1500 और 195, बताओ किससे चला जाएगा, 15 से, ये 15 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 15 से, ये 1500 कितनी बार चला जाएगा, 100 बार, और 195 15 से 13 बार, और 100/13 कितना आएगा, फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो लॉस हो जाएगा मेरे दोस्तों 7.7%। ये हो गया फॉर्मूले से 1 सेकंड में। क्लियर है कि नहीं, बोलो, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है भाई। तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू रखो, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव, और आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। जैसे कि मैं अगले सवाल में दिखाता हूं, ये वाला सवाल देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,000 5 के मूल्य पर बेचा जाता है। दो वस्तुओं में से हर वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। देख रहे हैं, दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में बेचा है, 10,005 10,005, दोनों वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा है। पहली वस्तु भी 10,005 की बेची है, दूसरी वस्तु भी 10,005 की बेची है। एक वस्तु को बेचने से विक्रेता को 15% का लाभ हुआ, दूसरे पे 13% का लॉस हुआ। कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ मेरे दोस्तों, समझ में आया? यही बेसिक था शिवम, बता दिया बेटा मैंने, यही बेसिक है, ये रहा बेसिक, और कोई बेसिक नहीं होता, और कोई बेसिक नहीं होता। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा बेसिक, कचरा लोग। कैसे बालक हो यार, बिल्कुल गिनती पढ़ाऊं क्या तुम्हें, गिनती पढ़ने आए यहां पे? अबे तुम क्यों तैयारी कर रहे हो, हैं? ठेले पे प्याज काटने का काम क्यों नहीं करते तुम? पता कितनी जरूरत है, ठेले प्याज काटने के लिए लड़के नहीं मिल रहे, कैश में पैसा मिलता है 150 रुपया दोपहरी में। कितनी डिमांड बढ़ गई छोले भटूरे में प्याज काटने वालों की। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। कमजोर बुद्धि वाले ना पढ़ाई करें, केवल मेहनती वाले बच्चे जो है पढ़ाई करें। एक वस्तु पे 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 13% का लॉस हुआ, कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। यहां डाटा ऐसा है 15, एक वस्तु पे 15% का मेरे दोस्तों प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 13% का लॉस हुआ। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? अब मेरी बात को गौर से सुनेगा आप लोग। अगर आप यहां पे इसको से करने लगेंगे रेशियो से, तो इनकी फ्रैक्शन बहुत खतरनाक बनेंगी, और जब फ्रैक्शन बहुत खतरनाक बनेगी तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन अगर कम करना है तो विदाउट पेन आपको करना है, तो आपको कंसेप्ट इस्तेमाल करना होगा कि अगर दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, एक पे X% का प्रॉफिट लॉस है, दूसरे पे Y% का है, तो ओवरऑल आपको 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस y% का प्रॉफिट या लॉस होगा ओवरऑल। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट है, निगेटिव आता है तो लॉस है। सिंपल सी बात। एक वस्तु पे 15% का प्रॉफिट है तो x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू -13 है। ठीक है भाई, बस यहां पे वैल्यू रख दो, x की जगह 15, y की जगह -13। 15 -13 2 की 100 में गुणा 200, 15 दूनी 30, 30 की -13 में गुणा माइनस का 390 है बटे 200। 15 -13 202, 200 में से 390 घटाएंगे तो माइनस का 190 है, माइनस का 190 बटे 202%। दुनिया में कोई तरीका नहीं, मात्र 4 सेकंड में आंसर आ जाता, 4 सेकंड में।
अब अगर मैं इतने बड़े सवाल का आंसर तुमको 4 सेकंड में करना सिखा रहा हूं, तो थोड़ा तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप दिमाग लगाओगे, और आप में है ही नहीं दिमाग, तो आप 4 सेकंड में नहीं कर सकते। फिर फाइनल आंसर नेगेटिव आया है, तो आपको गेन तो हो ही नहीं सकता, लॉस होगा। अब एक बात बताओ, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 190 छोटी संख्या है, छोटी संख्या को बड़ी नहीं सुमित, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो आंसर 1 से कम आएगा। ये तो 1 से ज्यादा है, 1 से कम नंबर आएगा, एक ही ऑप्शन हो सकता है सी। बात समाप्त, खत्म। नहीं सुमित, डेविएशन कहां लगता है सुमित भाई, पहले हमें यह बताओ कहां लगता है डेविएशन और क्यों लगता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया सुमित भाई, डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है। 1 सेकंड में आ गया ना, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, हो जाएगा। एक और सवाल करो बच्चों, क्या उत्तर है सवाल का। सवाल नंबर 18 बताएं, इससे आसान तरीका नहीं है, करिए। ऐसे नहीं होता आयुष। महेश कह रहे हैं सर जी अगर प्रॉफिट लॉस रुपए में पूछे तो। उसका भी बताऊंगा, रुपए में पूछेगा तो। केवल वैल्यू रख दी बेटा, एक्स की जगह 15, वाई की जगह -13, वैल्यू रख लो रफ्तार। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपए में बेचा। एक वस्तु पर 19% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 11% का लॉस हुआ। उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। सेम सवाल है सुमित, डेविएशन वहां लगता है जहां बीच में प्लस का साइन हो। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। तो जब तक आपको दो वस्तु का क्रिय मूल्य नहीं पता होगा, सीपी क्रिय मूल्य का रेशियो चाहिए, जब तक आप ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाओगे डेविएशन से। डेविएशन का इस्तेमाल करने के लिए आपको बेस का रेशियो पता होना चाहिए। बेस का रेशियो, जैसे कि हम एवरेज वेट निकालते हैं तो स्टूडेंट्स का रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी क्रिय मूल्य को। अगर आपको दो वस्तु के क्रिय मूल्य पता है, उनके प्रॉफिट लॉस पता है, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो सुमित। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, बेस का रेशियो। डेविएशन हमेशा वहां लगता है, आपको दो वस्तुएं दी हैं ए और बी, ए में चेंज दिया है, बी में चेंज दिया है, और आपसे ए प्लस बी में चेंज पूछा है, ए प्लस बी में डेविएशन लगेगा। लेकिन तभी लगेगा जब आपको बेस का रेशियो पता हो। और प्रॉफिट या लॉस क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, या मुझे क्रिय मूल्य पता ही नहीं है तो इसलिए यहां डेविएशन नहीं लगेगा। ना मुझे यहां क्रिय मूल्य पता है, ना क्रिय मूल्य का रेशियो पता है, ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा। दो वस्तुओं में समान सेलिंग प्राइस पर बेचा गया, एक पर 19% का लाभ हुआ, दूसरे पर 11% का लॉस हुआ। ओवरऑल कितना हुआ, 100x प्लस वाई, 19 माइनस 11 8, 800 हो गया, प्लस 2xy, 2xy का मतलब 19 की 11 में गुणा 209, 209 दूनी 418, माइनस का 418 हो गया, अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 19 माइनस 11 8 हो गया 208। फाइनल आंसर आया पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया आंसर तो आपको प्रॉफिट होगा 5%। 5 तो नहीं आने वाला, 800 में से 418 घटाओगे, फिर 208 से भाग दोगे तो 2% से कम आएगा, 2 से छोटा आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, 2% से कम आएगा, एक ही ऑप्शन है, बस बात समाप्त। करने की जरूरत ही नहीं, पूरा 4 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर निकालने में, 4 सेकंड भी जो लग जाए।
अभिषेक को छोड़ के सबका सही आ गया, अभिषेक को छोड़ के। अब देखो अगला टाइप, इसी में आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो आपने सिखाया जब आपसे परसेंटेज में पूछा है, अगर हमसे रुपए में ही पूछ लिया कि रुपए में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा तो हम कैसे करेंगे? जवाब दो। रुपए में ही पूछ लिया। हाँ जी राजन, सीजल कंसेप्ट बुक से बिल्कुल सवाल लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए। कितने बच्चों ने वाली बुक ऑर्डर कर ली है? जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना है कि इनकम टैक्स कस्टम एक्साइज इंस्पेक्टर बने, तो ये सीजीएल की जो प्रैक्टिस किंग बुक है भाई साहब, इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। 1 साल का समय है सीजीएल 2024 का पेपर होने में, आज से 1 साल का समय। ये बुक मात्र, अगर आप डेली इसके 100 सवाल भी लगाते हो, 100 आपके लिए ज्यादा है, अगर इसके डेली 50 सवाल भी लगाते हो इस बुक से, 2 महीने में किताब खत्म हो जाएगी, 2 महीने में। लेकिन बालक इतने लीचड़ और बेकार हैं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करने को तैयार नहीं है, इतने लीचड़ बालक है। अगर डेली इस बुक से 50 सवाल भी सॉल्व करते हो ना, तो 2 महीने में पूरी किताब सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन आप करते ही नहीं है, आपको तो बस टाइम वेस्ट करना है। ऐसी इंग्लिश की भी प्रीवियसर की बुक आती है, थोड़ा थोड़ा अगर 50-50 क्वेश्चन भी अगर आप प्रीवियसर के देखो ना, 50-50 क्वेश्चन भी पिछले 3 साल के, अगर आप पिछले 3 साल के हर सब्जेक्ट के, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और जीएस के, मात्र 50-50 क्वेश्चन भी सॉल्व करो, तो 2 से 3 महीने के अंदर पिछले 3 सालों के या पिछले 4-5 सालों के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। इतना आसान है, लेकिन बालक करने को तैयार नहीं है। बालक तो 6 महीने तक इस डाउट में रहता है कि जो है हम प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें। ऐसे लीचड़ वालों का कभी सिलेक्शन हो सकता है? जो 6 महीने तक यही पूछता रहता प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें। जबकि एक बालक ऐसा भी है जो ज्यादा नहीं करता, 50 सवाल डेली के सॉल्व करना आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप सारा पढ़ चुके हो। और डेली 50 सवाल भी लगाओ तो मात्र 2 महीने में पूरे गणित का 5 साल का प्रीवियसर लगा लोगे, 5 साल का। बालक के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए पहले। बालक बैठा केवल टीचर के भरोसे, केवल टीचर की, हमने बैच ले लिया बस, अब हमारा काम खत्म, अब यही करेगा जो आदमी करेगा। अगला आदमी कुछ नहीं करता, अगला आदमी तुमसे फीस लेके अपने बैंक में जमा करता है, बस। करना आपको खुद ही पड़ेगा। सॉल्यूशन भी है इस बुक में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक है सॉल्यूशन, लेकिन आपको देखने नहीं है बिल्कुल भी। केवल क्वेश्चन के लिए बुक है, सॉल्यूशन के लिए नहीं। सॉल्यूशन आपको खुद से करने। चलो देखो बच्चों, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 कीमत पर बेचा जाता है। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 में बेचा गया, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। एक वस्तु पर 18% का प्रॉफिट हुआ, एक वस्तु पर 18% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 12% का लॉस हुआ। कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? देखो बच्चों, इस सवाल को करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप यहां पर पहले परसेंटेज निकालो। 2 रास्ते कि पहले आप ये निकालो कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, फिर परसेंटेज से रुपए निकालो, तो डबल मेहनत बढ़ जाएगी। आपको यहां पर डायरेक्ट रुपए में आंसर पूछा गया, जब भी रुपए में आंसर पूछा जाएगा, रुपए में पूछा गया है, तो पहली बात तो एग्जामिनर डाटा इजी देगा, क्योंकि डाटा अगर मुश्किल देगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल। डाटा इजी देगा, जैसे कि यहां पर डाटा इजी है, और मेरे हिसाब से आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो कि पहले आप परसेंटेज में निकाल लो, फिर उसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन मेहनत दुगनी बढ़ जाएगी।
तो इसके लिए बेस्ट है कि आप यहां पे रेशियो मेथड इस्तेमाल कर लें। रेशियो मेथड, दो वस्तु हैं, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, पहली पे 18% का लाभ हुआ, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50। दूसरी पे 12% का लॉस हुआ, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 4% 1/25, 12% 3/25। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या जबरदस्त है। ये है बच्चों सीपी और ये है एसपी, ठीक है ना। पहली पर 9/50 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि पहली वस्तु अगर 50 की है तो उस पर 9 का प्रॉफिट हो, 50 पे 9 का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में, 59 में। दूसरी पर 12% का लॉस हुआ, 3/25, 3/25 मतलब 25 का सामान है, 3 का लॉस हुआ तो बिका कितने में, 22 में। 25 पे 3 का लॉस है तो बिका कितने में, 22 में। दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग समान विक्रय मूल्य पर बेचेगा, क्या सेलिंग प्राइस सेम है भाई, इसका 59 इसका 22 है, गलत बात है। उसका सेलिंग प्राइस है 59, इसका 22 है, गलत बात है, सेम करना होगा। सेम बनाने के लिए ये 59 और 22 को, 59 और 22 को सेम बनाना है। इसका सेलिंग प्राइस 59 है, इसका 22 है, तो ऊपर 22 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे 59 से गुणा करनी पड़ेगी 59 से। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका भी 59 गुणा 22 हो गया, इसका भी 22 गुणा 59 हो गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। आपसे पूछा कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। देखो पहली वस्तु इतने की है, इतने में बिका, पहली वस्तु 50 की है, 59 में बिकी, तो 9 का प्रॉफिट हुआ, 9 का प्रॉफिट पूरे ब्रैकेट में 22 से गुणा है, तो 22 निम्मा 198 यानी कि 198, तो पहली वस्तु पे 198 का प्रॉफिट हुआ है, 198। दूसरी वस्तु 25 की है, 22 में बिकी है, तो 3 का लॉस है। 25 का सामान 22 में बिका है तो 3 का लॉस है, 3 का। पूरे ब्रैकेट में 59 से गुणा है तो मल्टीप्लाई 59, 3 गुणा 59 क्या आ जाएगा, 177। दूसरी वस्तु पे 177 का लॉस है, पहली वस्तु पे 198 का प्रॉफिट है, दूसरी पे 177 का लॉस है। 50 का सामान 59 में, 9 गुणा 22 198। दूसरे 25 का सामान 22 में बिका तो 3 का लॉस है, 3 गुणा 59 177। पहली पे 198 का प्रॉफिट है, दूसरी पे 177 का लॉस है, तो ओवरऑल क्या आएगा, दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर क्या हुआ, 198 माइनस 177 यानी कि 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा, और 21 यूनिट का है तो 21 का मल्टीपल आएगा। 21 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये 21 का मल्टीपल है, सी सवाल का उत्तर आ जाएगा। बात समाप्त, आगे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है भाई। एक पे 101 सामान पे 198 का लाभ हुआ, दूसरे पे 177 का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ, 198 माइनस 177, ये आ गया मेरे दोस्तों 21 यानी कि 21। दोनों पे ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो 21 का मल्टीपल आना चाहिए, सी ऑप्शन 21 का आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी हो जाएगा। कैसे, साल में क्या दिया है, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ 10,384 रुपए। सेलिंग प्राइस है कितना बताओ भाई, बताओ जल्दी से। पहली वस्तु कितने की बिकी है, 59 गुणा 22 की। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 59 गुणा 22 है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है, 59 गुणा 22 यूनिट, 59 गुणा 22। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना है, 10,384 रुपए। बताओ कितने गुना है, जल्दी से जवाब दीजिए, कितने गुना है जल्दी से। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है तो पूरा पूरा जाएगा। अब ये 9 दूनी 18 है और ये 4, 8 बार जाएगा। 50 की अगर 20 में गुणा करूं तो 1000 के आसपास है, ये थोड़ा सा ज्यादा है तो 8 बार जाएगा। 8 टाइम्स है मेरे दोस्तों, 8 गुना, अप्रोक्स 8 गुना है, तो 21 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 8 गुना होगी। 21 अट्ठे 168, 168 रुपीज, और इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल को, ठीक है ना। नहीं अवधेश कुमार, अगर हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो हम ऑप्शन से जल्दी कर ले रहे हैं ना।
दोनों वस्तुओं को 10,384 में बेचेगा। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या 59 × 22, इसका भी 59 × 22, इसके वैल्यू 10,384, कितने गुना 8 बार जा रहा है, तो 21 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 21 8 168। ठीक है ना। बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। सीधा आप देखेंगे आंसर प्रॉफिट आएगा, 21 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है जी। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप का लास्ट सवाल बताएं। लास्ट सवाल बताओ जी, करिए लास्ट सवाल इस टाइप का बनाए, 20 नंबर। जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर अगला टाइप पढ़ाऊंगा भाई। यही है सूरज। देखो, दो वाहनों में से प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया। दो व्हीकल हैं, उनमें से प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया। एक वाहन पे 42.84% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 6.25% का लॉस है। तो कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करो। यह सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अब तक करवाया, लेकिन यहां इसकी ये सवाल मैंने क्यों लिया है, देखो भाई साहब, हमने आपको ये सवाल करवाए, ये देखो ये दोनों सवाल करवाए मेरे प्यारे भाई। हमने क्या लगाया, फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, फॉर्मूले का 1 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन यहां फॉर्मूला लगेगा ही नहीं कि परसेंटेज इतनी सड़ी हुई है, भयंकर परसेंटेज है। यहां परसेंटेज बहुत बेकार हैं, लेकिन इन परसेंटेज की फ्रैक्शन आसान बन रही है। तो यह फॉर्मूला कामयाब नहीं है, यह कामयाब क्या है, रेशियो मेथड। तो भाई ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कहां फॉर्मूले से इजी हो रहा है, कहां रेशियो इजी बन रहा है। यहां परसेंटेज कितनी बेकार है, मैं हमेशा से समझाता हूं कि जब परसेंटेज सड़ी हुई हो तो आप उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और रेशियो मेथड से सॉल्व करो, आसान होगा मेरे प्यारे भाई। अगर इस सवाल में आप फॉर्मूला लगाने लगे तो आपका उत्तर नहीं आने वाला, आप केवल कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। ठीक है भाई। तो दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया। एक वस्तु को बेचने से 42.84% का लाभ हो। 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/7, 14.28% 14.28% 1/7 होता है, उसका 3 गुना। दूसरी पर 6.25% का लॉस हुआ, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। ठीक है भाई। तो इनकी फ्रैक्शन आसान है, तो भैया आप किस तरीके से बनाओगे, रेशियो मेथड से। दो वस्तुएं, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया है, दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। ठीक है बच्चों। पहली वस्तु पे 3/7 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 7 का सामान 10 में बिका। दूसरी वस्तु पे 1/16 लॉस हुआ, यानी कि 16 का सामान 15 में बिका। अब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। इसका सेलिंग प्राइस 10 है, इसका 15 है, गलत बात है। 10 और 15 गलत बात है। 10 और 15 को सेम बनाने के लिए 30-30 करना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 30। 30 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो सेम हो गया, दोनों का सेम हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका भी 30, इसका भी 30। आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, बताओ दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिय मूल्य क्या है। पहली वस्तु है 3 सत्ते 21 रुपए की, और दूसरी वस्तु है मेरे दोस्तों 16 दूनी 32 रुपए की। तो 21 और 32 हो गया जी 53, 53। दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिय मूल्य है 53 रुपए। पहली वस्तु 21 रुपए की, दूसरी 32 की, 21 और 32 हो गया 53। पहली वस्तु 7 का सामान 10 में बिका, 3 का प्रॉफिट है, 3 तिया 9। पहली वस्तु पे 9 का प्रॉफिट है। 16 का सामान 15 में बिका, 1 का लॉस है, 1 दूनी 2। दूसरी पे 2 का लॉस है मेरे प्यारे भाई। तो पहली वस्तु पे 9 का प्रॉफिट है, दूसरी पे मेरे दोस्तों 2 का लॉस है। तो ओवरऑल क्या हुआ, 9 और -2, 7 का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों, 7 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में कितना, इनटू 100%।
तो 700/53 आएगा मेरे प्यार भी, 700/53 यानी कि 14% से कम। अगर 700/50 होता तो जाता 14, ये 53 है तो 14% से कम आएगा। 14% से कम एक ही ऑप्शन है बी, 13.2%। बात समाप्त, खत्म। कर पाएंगे? क्लियर है बच्चों? तो ये सवाल आपको इस तरीके से करना है, तो ही आपकी कैलकुलेशन कम होगी और जल्दी होगा। अगला टाइप, ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए। पहले मैंने आपको कंसेप्ट लिखा, दोनों का टोटल क्रिया मूल्य जोड़ा है, और उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे मैंने एग्जांपल लेके समझाया, फिर मैंने उस पर बेसिक बेसिक सवाल करवाए दो, फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता चला गया और कैलकुलेशन भी बढ़ाता चला गया। दोनों का क्रिया मूल्य जोड़ दिया, ठीक है भाई। फिर मैंने अगला टाइप समझाया कि जहां अलग अलग हो, फिर मैंने उस पर एग्जाम्पल दिया, दो बेसिक सवाल करवाए, है ना, फिर रुपए में निकालना सिखाया। इससे ज्यादा क्या होगा? अब इस दोनों का क्रिया मूल्य जोड़ा है बेटा, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालने। पहली वस्तु का क्रिया मूल्य 3 × 7 = 21, दूसरी का 32, 21 और 32 53 हो गया। सानवी कह रहे हैं 14% से कम होगा, कैसे पता किया गुरुजी? सानवी 700 है, ऊपर है 7 × 100 700, 700 को अगर 50 से भाग करते तो आता 14 है, नीचे 53 है। 50 से बड़ी संख्या से भाग दोगे तो 14 से कम आएगा। 50 से बड़ी, नीचे बड़ी संख्या से भाग दोगे तो 14 से कम आ जाएगा कि नहीं? 1 सेकंड में पता कर लिया हमने। अगला टाइप 3 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, उसके बाद क्लास को खत्म करूंगा मैं। बताओ जी, अगला टाइप जल्दी से करें। करिए। शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तु बेचता है। अगला टाइप 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के, और बहुत प्यारा टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत प्यारा टाइप है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। शशि सेल्स टू आर्टिकल फॉर 5,000 रुपीज। Sasi sells two article for 5,000 each with no loss and no profit in the overall transaction. शशि ने 2 वस्तुएं बेची, दोनों ही वस्तुओं को 5,000 रुपए में बेचा। 2 वस्तुएं बेची, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा, और पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। यदि एक आर्टिकल को 16 सही 2/3% के लॉस में बेचा गया है, तो दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा गया? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, इस सवाल की लैंग्वेज को समझना ही अपने आप में एक जंग है। 2 वस्तुएं हैं, शशि ने 2 वस्तुएं हैं, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा है, 5,000 रुपए ईच। तो 2 वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। दोनों वस्तुओं को बेचने से ना तो कोई उसे मुनाफा हुआ ना ही उसे कोई नुकसान हुआ। दोनों वस्तुओं को बेचने से ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ। इसका मतलब यह है कि टोटल कॉस्ट प्राइस जितना है, टोटल सेलिंग प्राइस भी उतना ही है। भाई आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और आपने 10 रुपए में ही बेच दिया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि क्रिय मूल्य है विक्रय मूल्य के बराबर है। एक आर्टिकल पे 16 सही 2/3% का लॉस है, तो दूसरी पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है? एक वस्तु पर 16 सही 2/3% का लॉस है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते बेटा? 1/6। पहली वस्तु पर 1/6 लॉस है। 1/6 का मतलब पहली वस्तु अगर 6 रुपए की है तो आपने 5 रुपए में बेची है। पहली वस्तु पर 1/6 लॉस हुआ तो 6 का सामान कितने में बेचा मेरे प्यार भाई? आपने 5 रुपए में बेचा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर पहली वस्तु मेरे दोस्तों आपने 5 में बेची है
तो दूसरी वस्तु भी 5 में बेची होगी। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। जवाब तो मेरे प्यारे भाई बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना। हाँ कि ना। दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। अगर पहली वस्तु 5 की बेची है तो दूसरी वस्तु भी आपने 5 की बेची होगी। क्लियर हुई बात। आप बोलोगे हाँ सर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहली वस्तु 6 की है, आपको एक का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? एक का नुकसान हुआ और आपने उसको 5 पे बेचा। पूरे लेन देन में यानी कि दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। इसका मतलब यह है वे पहली वस्तु पे आपने जितना लॉस हुआ है, अगर दूसरी वस्तु पर उतना ही प्रॉफिट हो जाए तो ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे कि नहीं। जैसे आपने परचूने की दुकान खोली, आप सर्फ पे 10 रुपए प्रॉफिट कमाते हो और साबुन पे आपको 10 रुपए का नुकसान होता है, तो ओवरऑल क्या हुआ पूरी दुकानदारी में? जीरो। अरे सर्फ पे 10 रुपए कमाया, साबुन पे 10 रुपए का नुकसान हो गया, ओवरऑल क्या हो गया? जीरो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि एक वस्तु पे जितना लॉस हुआ है 1 रुपए का, अगर दूसरी वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो ओवरऑल आपके फायदे में, ओवरऑल आपके पास क्या है? जीरो। ना प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। नहीं कि दूसरी वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाने के बाद आपको 5 रुपए में बेचना चाहिए, तो दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा? 4 रुपए। 4 रुपए के सामान पे एक का प्रॉफिट होगा तभी तो 5 में बिकेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या है। दोनों वस्तुओं का कुल सेलिंग प्राइस है 5 और 5 10 रुपए। दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिय मूल्य भी देखो 6 और 4 10 रुपए ही होना चाहिए। टोटल सामान 10 रुपए का है और आपने 10 रुपए में ही बेचा। 6 4 10 5 5 10। नो प्रॉफिट नो लॉस। पूछा दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। दूसरी वस्तु का क्रिय मूल्य है 4। 4 रुपए पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 4 रुपए के समान पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? 25%। 1/4 25%। तो दूसरी वस्तु को आपने 25% के लाभ पर बेचा है। बी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। दूसरी वस्तु 4 रुपए की आपने 5 पे बेची है, तो दूसरी वस्तु पे कितना लाभ हुआ? 25%। मजा आया ना सवाल करके। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, बिल्कुल ऐसा ही, बस डाटा चेंज है, करके बताओ। डाटा चेंज है, थोड़ी सी परसेंटेज चेंज है, बताइएगा भाई। करिए। बनाए।
एक आदमी दो वस्तु में से प्रत्येक को 2695 बेचा, दोनों वस्तु में से प्रत्येक को 2695 बेचा, यानी कि दोनों वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। पहली वस्तु पे 18.75% का प्रॉफिट हुआ। ज्ञात करो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के हानि पर बेचना पड़ेगा जिससे कुल लेन देन में कोई लाभ या हानि ना हो। एकदम घटिया सवाल बन गया। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, सीपीएसपी। पहली वस्तु को 18.75% के प्रॉफिट बेचा। 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/16। 1/16 6.25%, उसका 3 गुना है। यानी कि पहली वस्तु 16 रुपए की है और उस पर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और आपने उसे 19 में बेचा है। यही है। बोला दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लॉस पर बेचा जाए जिससे पूरे सौदे में ना कोई लाभ हो ना ही हानि हो। अगर पहली वस्तु आपने 19 की बेची है तो दूसरी वस्तु भी 19 में ही बेचनी पड़ेगी। दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचना है। आप चाहते हो ना तो कोई मुझे लाभ हो ना हानि हो। अगर पहली वस्तु पे 3 का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरी वस्तु को आपको 3 के लॉस में बेचना पड़ेगा। मेरे प्यार भी 3 के लॉस में बेचना पड़ेगा। एक पे 3 रुपए फायदा उठा लो, दूसरी पे 3 रुपए कमा लो, 0 रुपए पे आ जाओगे। कि दूसरी वस्तु को 3 रुपए के नुकसान के बाद 19 पे बेचना पड़ेगा तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 22 रुपए पे 3 का लॉस होगा, तभी तो सामान 19 पे बिकेगा। 22 - 3 19। तो दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट का लॉस हुआ? 22 रुपए के सामान पे 3 रुपए का लॉस हुआ मेरे दोस्तों, 22 रुपए के सामान पे। और परसेंटेज में कितना होता है? 1/22 होता है 4.54%। में बता चुका हूं, इसका 3 गुना 13.5 से हल्का सा ज्यादा। ये रहा ए ऑप्शन। खत्म सवाल। नहीं कोमल, 1/16 होता है 6.25%। लास्ट क्वेश्चन एक और ऐसा ही, बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 3740 रुपए में बेचता है। एक आदमी दो वस्तुओं में से हर एक वस्तु को 3740 में बेचता है, पहली को भी और दूसरी को भी सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा प्रत्येक को। पहली वस्तु से 37.5% का लाभ हुआ। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बताओ, सीपी का डिफरेंस बताओ। तो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3740 में बेचा। पहली वस्तु पे 37.5% का प्रॉफिट हुआ। 37.5% मतलब 8 का सामान मेरे दोस्तों 11 में बेचा। 8 का सामान 11 में। क्लियर है? अगर पहली वस्तु 11 में बेची तो दूसरी भी 11 में बेची होगी। आप बोलोगे यहां सर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर ये 11 11 22 हो रहा है तो ये भी 22 होना चाहिए। 8 और ये कितना आ जाएगा? 14 है। बोलो 11 11 22, 8 और 14 22। आ गया कि नहीं आ गया? नहीं कि पहली वस्तु 8 की थी, हमने 11 में बेची। दूसरी वस्तु भी हमने 11 में बेची, लेकिन इसका सीपी कितना होगा? 14। देखो दोनों का टोटल क्रय मूल्य 22 है, सेलिंग प्राइस भी दोनों का 11 11 22 है। आपसे पूछा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर। दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना? 6 यूनिट। 8 और 14 का डिफरेंस 6 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, 6 यूनिट की। आप कहोगे सर 6 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों में से प्रत्येक को 3740 में बेचा गया है। भाई दोनों वस्तुओं में से हर एक को 3740 में बेचा गया है। 11 यूनिट की वैल्यू 3740 रुपए। कितने गुना? 11 33, बचेगा 4, 11 चौक 44, 340 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 340 रुपए है। 6 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, 6 गुना 340 कितना आ जाएगा? 1800 प्लस 240, 2040 रुपए सवाल का आंसर निकलेगा। डी ऑप्शन 2040। बात समाप्त। एक आदमी कह रहा अमित सर व्यक्ति बेचता क्यों है? अमित भाई देश व्यापार से चलता है। ठीक है भाई, देश ना सरकारी ऑफिसर से चलता है, ना आईएएस आईपीएस फाईपीएस, ना इनसे, ना नेताओं से। देश केवल पूंजीवादियों से चलता है, व्यापार से, बनिया लोगों से। इस देश का पूर्णतः कंट्रोल बनिया के आदमी पास में है, व्यापारियों के हाथ में। तो सामान बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। और ये गणित मजबूत करो बेचने खरीदने का। ठीक है जी, समझ में आया?
बोलो यस और नो। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप 6 में 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, आंसर 3 का मल्टीपल होगा, वो तो जानते ही हो आप, समझदार कर ही दिया मैंने आपको। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी हमारी क्लास ट्यूसडे को होगी इसके आगे। बाय।